नमस्कार प्रतियोगियों, मातृ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और साथ ही अन्य प्रदेशों जैसे बीपीएससी, एमपीपीएससी और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी क्वालिटी कंटेंट के साथ कराएंगे। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सामान्य अध्ययन की है। अतः सर्वप्रथम हम आपके समक्ष सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु लेकर प्रस्तुत होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करते समय एक बड़ी दुविधा होती है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, और कई प्रतियोगियों की तैयारी सही दिशा न मिल पाने के कारण अधूरी रह जाती है। अतः सर्वप्रथम हम इस चैनल के माध्यम से सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु और प्रश्नों की प्रकृति का एक साथ अध्ययन करेंगे, जिसके लिए मैं समसामयिक घटना चक्र के पूर्वावलोकन के समस्त विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे जहां एक ओर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तथ्यों से अवगत होंगे, साथ ही प्रश्नों की प्रकृति से भी परिचित हो जाएंगे तथा तैयारी की एक निश्चित दिशा भी मिल सकेगी। समय समय पर इस चैनल से आपको करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी एवं अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस चैनल से न केवल स्वयं लाभान्वित होंगे बल्कि अपने मित्रों को भी लाभान्वित करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्नों को एवं उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को यहाँ पर देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। जो भी उसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जो संबंधित व्याख्या होगी उसको भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो हाल के वर्षों में देखा गया है कि किसी भी परीक्षा में, चाहे वह यूपीपीएससी की हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। हर परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यह विषय नया है, इसीलिए मैं सर्वप्रथम इसे लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण एवं सतत विकास। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का मतलब घेरे हुए। तो हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हैं, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें जल है, भूमि है, खनिज लवण हैं, वायु है, ये सारी चीज़ें और जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं, वे सभी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। तो पर्यावरण में 3 तत्व मिले हुए हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक और तीसरा जो होता है वह ऊर्जा घटक होता है। तो इन सब को मिला करके पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एक अधिनियम 1986 में लाया गया, जिसके अनुसार पर्यावरण जीव के चारों तरफ घेरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ जीव की अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। आगे देखते हैं, हमारा जो वायुमंडल है वह कई परतों में है। सबसे निचले भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके बाद समताप मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो जो भी मौसमी क्रियाएं हैं वह सब क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बारिश, बादलों का गरजना। और इसके बाद इसकी जो सीमा है वह विभिन्न स्रोतों में अलग अलग दी गई है, लेकिन प्रामाणिक रूप से आप ये मान सकते हैं कि 15 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर
की ऊंचाई तक की जो सीमा है वह क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, के अंतर्गत आता है। उसके बाद का जो क्षेत्र है वह 80 किलोमीटर तक लगभग वह समताप मंडल में शामिल किया जाता है। इसके बाद आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक हैं: भौतिक या अजैविक संघटक, जिसमें स्थल, वायु और जल को सम्मिलित किया जाता है। जैविक संघटक जैसे वृक्ष हैं अर्थात पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव अर्थात जो भी जीवधारी हैं। तीसरा है ऊर्जा संघटक, जिनमें सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा इनको सम्मिलित किया जाता है। अतः पर्यावरण कई संघटकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहत व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो अब आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। पूछा गया है 2006 में यूपीपीसीएस का प्रश्न है कि पर्यावरण से अभिप्राय है: ए, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बिल्कुल सही है ये। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। यह भी बिल्कुल सही है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये पर्यावरण से संबंधित हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। जैसा कि हमने इसको ऊपर भी देखा था कि पर्यावरण अधिनियम 1986 में क्या कहा गया है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसे आप याद रखेंगे कि यह 1986 में पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन है जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, डी है उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण जो है वो जीवीय, अजीवीय या अजैव और भू आकृतिक तीनों घटकों से मिलकर बनता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक हैं। नंबर 1 भौतिक या अजैविक संघटक, जिनमें स्थल, वायु, जल आते हैं। दूसरा है जैविक संघटक, पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है ऊर्जा संघटक, जिनमें सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। अब आइए देखते हैं सतत धारणीय विकास या सतत विकास। तो धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यह जो पॉइंट है यह एक बार सीधे परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसे याद रखिएगा कि यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अर्थात धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमित मात्रा है और यदि हम इनका अथाह उपभोग करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें अगर अपनी भावी पीढ़ी को भी प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना है तो हमें इसका जो है धारणीय उपयोग करना पड़ेगा।
जिससे इन्हें बचाया जा सके। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन वो वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था। तो वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसे रियो घोषणा भी कहते हैं, में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। किसके विषय में? धारणीय विकास के या सतत विकास के संबंध में। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। तो इसको 2002 में जो जोहान्सबर्ग में सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें अर्थात रियो डी जनेरियो के 10 वर्ष बाद उसमें मुख्य मुद्दा सतत विकास को शामिल किया गया था। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। तो ये टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक जो सूचनाएं हैं, इनमें पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हैं, जिनमें जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति से संबंधित सूचनाएं हैं। दूसरी ओर मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित जो सूचनाएं हैं, उनमें जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी स्तर से संबंधित सूचनाएं इसमें शामिल होती हैं। अब आइए देखते हैं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक यह भारतीय जो सुदूर संवेदन केंद्र अनुसंधान केंद्र जो देहरादून में है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र या अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा कि वो देहरादून में है। तो ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब इससे धारणीय विकास से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसमें प्राकृतिक संसाधन इसका सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। दूसरा प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। अब अगला टॉपिक इसमें देखते हैं, प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। तो इससे संबंधित जो विषय वस्तु है पहले उसको देखते हैं। पर्यावरण विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है।
पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। अर्थात जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जब उनका क्षय होता है और जीवधारियों की श्वसन क्रिया, अर्थात हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कार्बन चक्र में पहुंचती है। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में निकलती है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जो भी जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनके दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह पृथ्वी के कार्बन चक्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। तो जैसे कुछ स्रोत हैं जिनको हमने अभी समझा कि उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसका उपयोग जो है, जो भी हरे पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उसमें वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम अपनी श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो एक चक्र है वायुमंडल में, कार्बन चक्र जिसको बोलते हैं, अगर इसको हम देखें तो इसमें वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको जो है पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की थी। तो उसको एक चित्र के माध्यम से भी इसमें दिखाया गया है, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ध्यातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यह लाइन जो है एक बार सीधे प्रश्न के रूप में आ चुकी है, तो इसे बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि जल का वाष्पीकरण होता है, अर्थात समुद्र में, नदियों में, तालाबों में और अन्य विभिन्न स्रोतों से जो जल होता है वह सूर्य के प्रकाश में वाष्प बनकर ऊपर जाता है, उससे बादल बनते हैं और फिर संघनन की प्रक्रिया के द्वारा वर्षा होती है। तो उसी को यहाँ बताया गया है कि सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ जल चक्र का भी सचित्र वर्णन किया गया है, तो इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि माफ़ कीजिएगा, इसको आपको यहाँ से है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतया पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो जब हम पौधों को ज़मीन में लगाते हैं तो अक्सर उनके जो सूक्ष्म मूल रूम जो होते हैं, अर्थात उनकी जो जड़ें होती हैं पतली पतली, वह अधिकांशतः नष्ट हो जाती हैं या टूट जाती हैं, जिसके कारण भी हमारे पौधे जो है वह नहीं लग पाते हैं और उनमें वृद्धि नहीं हो पाती है। ध्यातव्य है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। तो वृक्ष को या पौधों को जो जल
उनके तनों तक इन्हीं मूल रूमों के द्वारा अर्थात जड़ों के माध्यम से ही विभिन्न पोषक तत्व जो हैं वो संपूर्ण पौधे या वृक्ष को प्राप्त होते हैं। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी आप याद रखिएगा कि मूल रोम की कोसा भित्ति जो है मुख्यतः वह किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इसके साथ ही इनमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला की तरह कार्य करती है। अब यहाँ मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अंतः शोषण, इसका एक सचित्र वर्णन किया गया है। इसको भी आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। तो जब भी हम खेतों में उर्वरक का अधिक मात्रा में प्रयोग करें या उर्वरक डालने के बाद उचित समय पे हमें पर्याप्त जल से उस फसल की या खेत की सिंचाई करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हम करते हैं तो उर्वरक डालने के बाद मृदा विलयन जो होता है वह बहुत अधिक सांद्र हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि जल के मूल रूम जो हैं अर्थात जो जड़ें हैं वो जल को नहीं अवशोषित कर पाती हैं और पोषक तत्व भी नहीं अवशोषित कर पाती हैं, जिस कारण से पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। तो लिखा है कि उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। तो हमने ऊपर चर्चा किया था कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें कार्बन चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ना कि दी जाती है। जोड़ने का तात्पर्य है कि उन स्रोतों को हमको बताना है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण में मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह प्रकृति से या पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो पहला विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है श्वसन। तो श्वसन में हम जैसा कि ऊपर चर्चा किए हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सही होगा। जैव पदार्थों का अपक्षय, तो जैव पदार्थों के अपक्षय से भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। और चौथा ऑप्शन ज्वालामुखी क्रियाएं, तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये तीन जो हैं, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। अब आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते अथवा जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो वही प्रश्न है, इसको अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया, तो इसमें भी प्रकाश संश्लेषण ही इसका सही जवाब होगा। फिर देखते हैं सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको भी हमने ऊपर देखा था कि सौर विकिरण की जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो इसमें जो इसका सही जवाब होगा वह होगा वायुमंडल में नमी पर।
क्योंकि वायुमंडल में नमी या आर्द्रता जितनी अधिक होगी वर्षा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अगर वायुमंडल में आर्द्रता नहीं है, नमी नहीं है, तो वर्षा की मात्रा कम होगी। इसकी व्याख्या देखते हैं। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि बी इसका ऑप्शन देखते हैं, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, तो ये गलत है। उसके बाद इसका अगला ऑप्शन देखते हैं, सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण से पौधों की वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, इससे पौधे मुरझा जाते हैं। अब अगला देखते हैं, टॉपिक है वायुमंडल। इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को पहले देखते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहले को कहते हैं तत्व, दूसरे को कहते हैं यौगिक और तीसरे को कहते हैं मिश्रण। तो तत्व क्या है, जिसे हम मतलब वह पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है जिसे अब हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो पदार्थ हैं उनको तत्व कहा जाएगा। यौगिक ऐसा पदार्थ है जिसमें विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। तो यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं, अर्थात इसमें जो भी पदार्थ सम्मिलित होते हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है। मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिश्रित होते हैं, अर्थात यहाँ अनिश्चित अनुपात होता है विभिन्न पदार्थों का। तो तीनों की जो परिभाषा है उसको पूरी तरीके से आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तत्व किसे कहेंगे, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जिसे अब और विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। और मिश्रण ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या अधिक पदार्थ बिना निश्चित अनुपात के मिले होते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। अब देखते हैं, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। तो यहाँ पे इस चार्ट में हम देखते हैं कि किस गैस में मतलब वायुमंडल में किस गैस का कितना प्रतिशत है या कितना योगदान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसे आप कम से कम 3-4 का तो परसेंट बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट याद कर लीजिए। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.00005% और मीथेन जो है वह 0.00017% पाई जाती है। पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। तो चूँकि सभी जीवधारी जो हैं और पेड़ पौधे वह माफ़ कीजिएगा सभी जीवधारी जो हैं वो सांस लेने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो स्रोत है वह पौधे हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वह कार्बन डाइऑक्साइड को
लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जिसे जीवधारी अपने श्वसन क्रिया में उपयोग करता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ही आवश्यक है। जितने अधिक वृक्ष होंगे उतनी ही ज़्यादा वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। अब ये देखिए ऑक्सीजन का जो संतुलन है और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसे चित्र में दर्शाया गया है कि पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे जंतु ग्रहण करते हैं, और फिर जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। तो जो सड़क के किनारे वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं कि काफ़ी अधिक मात्रा में जो वाहनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण जो किया जाता है, चाहे वो हॉर्न के द्वारा हो या गाड़ियों की आवाज़ हो, तो उसको क्या करते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में, न केवल वायु प्रदूषण को कम करने में बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में वृक्षों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है? तो इसका सही जवाब है मिश्रण है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि विभिन्न गैसों की जो मात्रा है वह निश्चित अनुपात में नहीं है, अनिश्चित अनुपात में है। जिनमें हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वह 78%, ऑक्सीजन जो है वह 20.95%, इस आर्गन जो है 0.93%। तो इस तरीके से अनिश्चित अनुपात है विभिन्न गैसों का, इसलिए वायु एक मिश्रण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, यह 78.08% होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान। तो हमने जैसा देखा है ऊपर कि हीलियम, आर्गन, नियान ये तीनों गैसें वायु में पाई जाती हैं, लेकिन रेडान गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो इसका सही जवाब रेडान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका है? तो नाइट्रोजन का सर्वाधिक प्रतिशत है जो 78.08% है। तो इसका सही उत्तर जो है वो सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ऊपर हमने इसको देख लिया है, नाइट्रोजन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो इसमें वनस्पतियां अगर समाप्त हो जाएंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घट जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो कम हो जाएगी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये पेड़ पौधों का कार्य है। सौर का अवशोषण ये भी पेड़ पौधों का कार्य है। वायु का प्रदूषण ये पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो वायु को स्वच्छ करते हैं। डी है ऑक्सीजन की विमुक्ति, तो ये भी जो है पेड़ पौधों का कार्य है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
इसकी व्याख्या देखते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। जहां एक ओर प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। अतः धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। देखिए, धारणीय विकास में हमने देखा है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से उपयोग किया जाता है कि वह भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का हम धारणीय उपयोग करते हैं तो इससे पर्यावरण जो है वो हमारा क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। अर्थात प्लास्टिक का जो उपयोग होता है वह, चूँकि प्लास्टिक जो है वह प्रदूषण को फैलाता है, उसका अपघटन नहीं हो सकता, इसलिए अगर उसके स्थान पे कागज़ के थैलों का प्रयोग किया जाए तो कागज़ जो होता है वह जैव निम्नीकरण होता है, अर्थात उसका आसानी से जैविक अपघटन हो जाता है। तो अगर हम पॉलीथीन की जगह कागज़ के थैलों का प्रयोग करें तो हम पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। अब देखिए, वातानुकूलन अर्थात जो AC है या फ्रिज है, इस तरीके के जो भी डिवाइसेस हैं उनसे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो है गैसें वो निकलती हैं, तो उसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है ये पर्यावरण के विपरीत या नकारात्मक पक्ष से संबंधित है। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, गरीबी अगर कम होगी तो पर्यावरण के जो संसाधन हैं जिनका अत्यधिक दोहन हो रहा है, वो दोहन जो है वो कम होगा। तो ये तो सकारात्मक प्रभाव हो जाएगा कि पर्यावरण, अगर गरीब लोगों के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, पर्याप्त सुविधाएं हैं, तो वो प्राकृतिक, खासकर जैसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो ईंधन के लिए या अन्य विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों पे डिपेंड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उसका धारणीय उपयोग नहीं करते हैं, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक जंगलों को काटते चले जाते हैं, चाहे जो जंगल है वहाँ पे खेती योग्य भूमि बनाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या है कि अगर गरीबी होगी तो ये पर्यावरण के लिए नकारात्मक होगा, और अगर गरीबी कम हो जाती है तो हम अधिक से अधिक लोग वृक्ष लगाने की ओर प्रेरित होंगे, वृक्षों की कटाई कम होगी, तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। लेकिन प्राकृतिक आवास का विनाश से तात्पर्य है कि जो भी जीव हैं उनका जो एक प्राकृतिक निवास स्थान है, तो जैसे जैसे जंगलों को काटा जा रहा है तो विभिन्न जीवों के प्राकृतिक आवास जो हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता की हानि हो रही है। क्योंकि जो प्राकृतिक आवास है उसी में विभिन्न जीव प्रजातियों की समुचित वृद्धि हो पाती है, उसके अभाव में वह प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। आगे हम जैव विविधता वाले टॉपिक में इसको और डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। अब एक टॉपिक आया पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष से तात्पर्य है कि जब पर्यावरण को नुकसान होता है, पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वह कम होती जाती है, तो उसे हम पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। इसके लिए जो भी उत्तरदायी कारक हैं उनमें एक तो है कि प्राकृतिक आवास का विनाश किया जा रहा है, झूम कृषि भी इसके अंतर्गत आती है, जैव विविधता की हानि हो रही है अर्थात विभिन्न जीव प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है। तो ये सारे कारण जो हैं मिल करके ये पर्यावरण को निम्न कर रहे हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता को
नीचे ला रहे हैं, इसे हम पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। अब देखिए, पर्यावरण अपकर्ष जो है वो प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव जनित भी हो सकता है, क्योंकि कई प्राकृतिक कारण भी हैं जिनसे पर्यावरण को अक्सर नुकसान पहुंच जाता है। जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, जंगल में आग लग गई इत्यादि जो प्राकृतिक कारण हैं, इनसे भी पर्यावरण जो है वो अपकर्षित होता है। जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है, अतः धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बिल्कुल सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, ये अपक्षय का विचार इससे संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर रह जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसमें धारणीय विकास, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, इनका संबंध जो है वो पर्यावरणीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से है, जबकि गरीबी कम करना का जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से हम उसको संबंधित कर सकते हैं। तो ये एक विवादित प्रश्न था जो परीक्षा में पूछा गया था। इसका उत्तर जो है वो गरीबी कम करना ही सही माना गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ही सही होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, धारणीय विकास। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे नोट करिएगा कि जो धारणीय विकास के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 अर्थात Rio 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो में। उसके ठीक 20 वर्ष बाद 2012 में फिर रियो डी जनेरियो में एक सम्मेलन किया गया जिसमें धारणीय विकास को लक्ष्य बनाया गया। उस सम्मेलन का नाम दिया गया Rio+20। ध्यातव्य है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। तो ये जो 17 धारणीय विकास लक्ष्य जो हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, इनको आप बार बार पढ़िए, क्योंकि अभी हाल ही में 2019 की PCS प्री की परीक्षा में इसमें जो 6वें नंबर पे है, सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना, तो ये सीधे प्रश्न में पूछ लिया गया था कि स्वच्छ जल एवं सफाई ये किस धारणीय विकास से संबंधित किस नंबर का ये लक्ष्य है धारणीय विकास से संबंधित।
तो इसमें जो 17 धारणीय विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो इनका क्रम जो है वो आपको याद हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। पहला लक्ष्य जो है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। दूसरा है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तीसरा है सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। चौथा है समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। पांचवा है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना। छठवां है सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां है सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। नौवां है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10वां है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। 11वां है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12वां है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां है महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। 15वां लक्ष्य है मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों को संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि क्षरण एवं जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना। 16वां है न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा। 17वां है सतत विकास एवं वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का निर्धारण किया है, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसमें जो है आगे जो इसका लेटेस्ट जो डाटा है वो आपको तैयार करना होगा कि 2020 में इसमें क्या स्थान है, वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में इसको बता दूंगा। तो अब आइए इसको देखते हैं आगे। इसमें ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। धारणीय कृषि, धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। तो धारणीय कृषि का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि हम इस तरीके से भूमि का उपयोग करें कि उसकी जो है गुणवत्ता प्रभावित न हो और उसकी गुणवत्ता जो है लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंची है। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती रहती हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज देश में जैविक कृषि को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कम से कम कीटनाशक और उर्वरकों के प्रयोग की बात कही जा रही है। और जैसा कि आपको पता ही है कि सिक्किम जो है वह पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य जो है वो घोषित हुआ है। तो ये भी फैक्ट कई बार पूछा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा कि पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य जो है वो सिक्किम को घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य
पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा कथन है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो इसमें केवल दो जो है कथन, दूसरा जो है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, यही सही है। पहला कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो प्रश्न है इसे अभी हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें अब लेटेस्ट जो है 2020 को का प्रश्न ही पूछे जाने की संभावना होगी। तो इसको हम बाद में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। धारणीय कृषि का अर्थ है आत्मनिर्भरता। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। तीसरा है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। तो इसका सी आंसर सही है कि धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। फिर इसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है, रियो समिट जिसको कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्वभर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्रों को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। GEF UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, जिसे हम लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड कहते हैं, LDCF उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसे नापास भी कहते हैं, की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 में COP7, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 7 इसका फुल फॉर्म है, की बैठक माराकेश में आयोजित की गई। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एवं विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षा नाओको इसी हैं। तो ये भी अब वर्तमान का इसको देख करके करंट अफेयर्स में ही इसको भी हम देखेंगे। तो इस लाइन को अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें GEF का संस्थागत ढांचा जो है वो दिया हुआ है, इसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF जिसे कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जिसे UNCCD कहते हैं, इसका अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। अस्थाई वो 14वां सम्मेलन था। अस्थाई जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय
एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में जो GEF है वो कार्य करता है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो इसका ए ऑप्शन जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन इसको कहते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। दूसरा प्रश्न है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो है यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है, यही इसका सही आंसर है। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना की गई। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। अब आगे जो है वो अगले वीडियो में हम एजेंडा 21 के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे और इसी तरीके से विभिन्न जो भी हमारे इससे संबंधित आगे के वीडियो हैं हम जो भी घटना चक्र का पर्यावरण पारिस्थितिकी का पूर्वावलोकन है उसको पूरा लेकर के आपके पास आएंगे अलग अलग चरणों में। चूँकि 1 घंटे का वीडियो जो होता है वो बहुत सफिशिएंट होता है अपने आप में। आप इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिए जब तक कि चीज़ें आपको कंठस्थ ना हो जाएं, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न आपको हर परीक्षा में, आप कोई भी पेपर उठा के, चाहे UPPCS का, चाहे UPSSSC का या किसी भी आयोग का देख लीजिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, हर तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्नों के रिपीट होने की भी प्रवृत्ति रही है, इसलिए आप जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सारे फैक्ट, विभिन्न संस्थाओं के फुल फॉर्म जो हैं, कौन सी संस्था कब स्थापित की गई, और जो भी पर्यावरण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे तरीके से इसमें बार बार देखिए। कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे उसको पूछ भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी आप पुटअप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप बार बार जब देखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक क्रम में आपको तैयार होती चली जाएंगी। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार चीज़ों को देखना पड़ेगा, उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जा कर के वो चीज़ें आपको पूरी तरीके से कंठस्थ होगी। और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि सारे तथ्य जो हैं वो सही रूप में आपके सामने उपस्थित किए जाएं। फिर भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है जो कि मानवीय स्वभाव है त्रुटि होना, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा और आप उसे कमेंट में बताएंगे तो मैं उसे अवश्य दूर करूँगा। जो भी करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनका मैं करंट अफेयर्स में पर्यावरण के भी क्वेश्चनों को समाहित करके आपके सामने जब भी कोई एग्ज़ाम आएगा उससे एक निश्चित निर्धारित समय के पहले आपको करंट अफेयर्स का भी वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा। हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब शुरू होंगे अगस्त से जो भी एग्ज़ाम, तो उनके पहले मैं आपको एक कंप्लीट ससमय वीडियो उपस्थित करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सारे वीडियो जो है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप उसको बार बार देख के अच्छी तैयारी कर सकें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसके साथ साथ इसमें हिंदी की भी, मैं सामान्य हिंदी की भी सीरीज अपनी टीम के माध्यम से जल्द ही लेकर के आऊँगा, तो आप उससे भी लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपको इस सीरीज का अगला वीडियो भी मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।